देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारी फर्म में हम पढ़ चुके हैं। साझेदारी फर्म में दो प्रकार के खाते तैयार किए जाते हैं। एक तो किया जाता है लाभ हानि नियोजन खाता, यानी कि पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको हम पढ़ चुके हैं। दूसरा होता है साझेदारों का पूंजी खाता। इसे साझेदारों द्वारा तैयार किया जाता है ये देखने के लिए कि हमने फर्म में कितनी पूंजी लगा रखी है, इसके अलावा फर्म को हमसे कितना कितना पूंजी पर ब्याज मिला है, कितना वेतन मिला है, कितना लाभ मिला है, और हमने वर्ष में कितने आहरण किए हैं, और अब हमारी फर्म में कितनी पूंजी शेष बकाया है। इसे ज्ञात करने के लिए साझेदारों द्वारा पूंजी खाता तैयार किया जाता है। इसे दो प्रकार से तैयार किए कर सकते हैं। पहला है स्थिर विधि से और दूसरा है परिवर्तनशील विधि से। अगर हम स्थिर विधि से पूंजी खाता तैयार करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें दो प्रकार के खाते तैयार करने पड़ेंगे। पहला साझेदारों का पूंजी खाता, जिसे हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा हमें तैयार करना पड़ेगा साझेदारों का चालू खाता, जिसे हम कहेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है। लेकिन अगर परिवर्तनशील विधि से हमें पूंजी खाता तैयार करना है तो ऐसी स्थिति में दो खाते बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल एक ही खाता तैयार करना पड़ेगा, जिसका नाम है साझेदारों का पूंजी खाता, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। जब हम स्थिर विधि का उपयोग करेंगे तो ऐसी स्थिति में जब पूंजी खाता तैयार करेंगे तो पूंजी खाते में केवल पूंजी के आने या पूंजी के जाने का लेखा करेंगे, मतलब साझेदारों द्वारा वर्ष में लगाई गई पूंजी और निकाली गई पूंजी का लेखा करेंगे। इसके अलावा पूंजी खाते में कोई लेखा नहीं किया जाएगा। बाकी समस्त लेखे मतलब साझेदारों को दिया जाने वाला वेतन, पूंजी पर ब्याज, कमीशन, लाभों में हिस्सा, आहरण पर ब्याज, इन सब का लेखा हम करेंगे साझेदारों के चालू खाते में। लेकिन यदि परिवर्तनशील विधि से हमें खाता तैयार करना है तो ऐसी स्थिति में समस्त लेखे साझेदारों के पूंजी खाते में ही कर दिए जाएंगे। मतलब इस पूंजी खाते में न केवल पूंजी के लगाने या निकालने के अलावा पूंजी के लगाने या निकालने का लेखा तो हम करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा इसमें वेतन, कमीशन, बोनस, लाभ, आहरण पर ब्याज का भी लेखा इसी खाते में किया जाएगा। प्रश्न में यदि कोई सूचना ना हो कि आपको किस विधि से खाता तैयार करना है तो हमेशा परिवर्तनशील विधि से ही खाता तैयार किया जाएगा, मतलब साझेदारों का पूंजी खाता ही तैयार किया जाएगा। लेकिन प्रश्न अगर स्पष्ट रूप से कह रहा है कि स्थिर विधि का उपयोग करो तो ऐसी स्थिति में आपको दो खाते तैयार करने पड़ेंगे। एक साझेदारों का पूंजी खाता मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा साझेदारों का चालू खाता। ठीक, अब हम सीख रहे हैं कि स्थिर विधि से पूंजी खाते कैसे तैयार किए जाते हैं। आपको पहले बताया जा चुका है कि स्थिर विधि में हमें दो प्रकार के खाते तैयार करने पड़ते हैं, एक तो साझेदारों का पूंजी खाता और एक साझेदारों का चालू खाता। तो देखिए हम पूंजी खाता कैसे तैयार करेंगे। देखिए आप, ये बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सभी खातों की तरह दो भागों में बटा हुआ होता है, एक डीआर पक्ष तो दूसरा सीआर पक्ष। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे डेट का कॉलम। देखिए आप इस तरह से डेट का कॉलम खींचेंगे, डेट, उसके बाद बनेगा इसमें पर्टिकुलर का कॉलम, और इसके बाद बनेगा एलएफ का कॉलम, और एलएफ के बाद बनेंगे अमाउंट के कॉलम। जितने साझेदार होंगे उतने ही अमाउंट के कॉलम बनेंगे। मान लीजिए दो साझेदार हैं तो दो ही हमारे अमाउंट के कॉलम यहाँ पर बनेंगे, ए साझेदार और बी साझेदार। ये हमारा डीआर पक्ष तैयार हो गया। ठीक है, इसे हम क्या तैयार करेंगे, सीआर पक्ष। सीआर पक्ष में सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेट, इस तरह से डेट मेंशन करेंगे। डेट के बाद आएगा पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर लिखेंगे, उसके बाद एलएफ का कॉलम बनाएंगे, ये एलएफ, और फिर अमाउंट के कॉलम बनाएंगे। जितने साझेदार होंगे उतने अमाउंट के कॉलम तैयार करेंगे। दो साझेदार है तो दो कॉलम यहाँ पे तैयार किए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद जब भी आपको सवाल दिया होगा
तब आपको साझेदारों के प्रारंभिक पूंजी शेष दिए हुए होंगे। जैसे किसी फर्म में ए और बी साझेदार हैं, उनके 1 अप्रैल को पूंजी खातों के शेष 50,000 और 80,000 रुपए के थे। तो इस तरह से साल के आरंभ में जो पूंजी शेष दिए होते हैं उसे कहते हैं प्रारंभिक पूंजी शेष। यहाँ पे सबसे पहले प्रारंभिक पूंजी शेषों को लिखा जाएगा। तो जो भी आपको तिथि दे रखी है, सबसे पहले आप तिथि लिखिएगा। जैसे 2019 दे रखी है, 1 अप्रैल की तारीख दे रखी है, तो 1 अप्रैल मेंशन कीजिएगा और यह लिखिएगा बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, यानी कि पिछले साल का शेष जो इस साल का क्या हो जाता है, प्रारंभिक शेष हो जाता है। तो बाय बैलेंस बीडी मान लीजिए इसने लगा रखी है 50,000 रुपए की पूंजी और उसने लगा रखी है 80,000 रुपए की पूंजी। तो इस तरह से हम 50,000 और 80,000 रुपए लिख देंगे। ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम करते हैं केवल पूंजी के आने और जाने का लेखा। मान लीजिए साझेदारों ने वर्ष में ना तो पूंजी लगाई है ना निकाली है, तो ऐसी स्थिति में हमें इसमें कोई लेखा दर्ज नहीं करना है और खातों को बंद कर देना है। इस तरीके से टोटल 50,000, 80,000 और इधर कुछ भी पूंजी नहीं निकाली है, इसलिए 2020 31 मार्च तो लिख देना टू बैलेंस सीडी और इनका शेष ऐसे कैसे बच जाएगा 50,000 और 80,000 रुपए और खाता हम बंद कर देंगे 50,000 रुपए से और 80,000 रुपए से। ठीक है। ऐसा तब करेंगे जबकि साझेदारों ने इस साल ना तो पूंजी लगाई हो और ना ही पूंजी निकाली हो। ठीक है। अगर ना पूंजी लगाई है निकाली है तो केवल प्रारंभिक शेष लिखेंगे और प्रारंभिक शेष उनके क्या हो जाएंगे, अंतिम शेष हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रश्न में दे रखा है कि साझेदारों ने पूंजी लगाई है निकाली है तो उसे हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना होगा। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए साझेदारों ने पूंजी लगाई है, प्रश्न में सूचना दे रखी है कि ए ने 1 अक्टूबर को पूंजी लगाई है, तो पूंजी लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 अक्टूबर और लिखेंगे बाय कैश। हम बाय कैश की जगह बैंक भी लिख सकते हैं। ठीक है। ए ने पूंजी लगाई है तो ए में लिख देंगे, मान लीजिए इसने 20,000 रुपए की पूंजी लगाई है तो 20,000 लिख देंगे। मान लीजिए अगर बी भी पूंजी लगाता है तो जितनी तारीख को बी पूंजी लगाएगा यहाँ लिखेंगे तारीख और यहाँ लिखेंगे बाय कैश या बैंक और बी के खाते में हम पूंजी लिख देंगे। ठीक है। मान लो बी ने पूंजी लगाई है, बी ने 1 दिसंबर को पूंजी लगाई है तो यहाँ लिख देंगे अपन बाय कैश या बैंक। बी ने लगाया मान लो 30,000 रुपए, तो 30,000 रुपए यहाँ पर अपन लिख देंगे। ठीक है। अगर प्रश्न में पूंजी निकालने की सूचना भी है कि किसी साझेदार ने पूंजी निकाली है तो पूंजी निकालने का लेखा हमें इस तरफ करना पड़ेगा। देखिए आप इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर डेट, मान लीजिए इसने निकाला है 1 नवंबर को पूंजी तो यहाँ लिखेंगे टू कैश। टू कैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब जिस साझेदार ने पूंजी निकाली है, मान लीजिए ए ने 10,000 रुपए निकाले हैं तो 10,000 रुपए यहाँ लिख देंगे और अगर बी ने भी 20,000 रुपए निकाले हैं तो बी के 20,000 रुपए भी यहाँ लिख देंगे। जिस साझेदार ने पूंजी लगाई है निकाली है उसका लेखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किया जाएगा। पूंजी लगाई जाती है तो इधर लिखेंगे और पूंजी निकाली जाती है तो इधर लिखेंगे। जितनी बार पूंजी लगाएंगे उतनी बार अलग-अलग लिखते चले जाएंगे तिथि वाइज और ऐसे जितनी बार पूंजी निकालेंगे उतनी बार तिथि वाइज हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है। अब देखेंगे वर्ष के अंत में साझेदारों की कितनी पूंजी का शेष रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीआर पक्ष का टोटल लगाएंगे क्योंकि हमेशा सीआर पक्ष का टोटल ही ज्यादा होगा। 50 और 20 यहाँ होगा 70,000 और इस तरह से 80 और 30 यहाँ होगा 1,10,000। अब 70,000 में से इसने 10,000 रुपए की पूंजी निकाल ली है तो इसकी पूंजी का शेष कितना का रह जाएगा 60,000 रुपए का और यहाँ साल की अंतिम तारीख लिखेंगे अपन 2020 31 मार्च। जिस दिन खाते बंद हो रहे हैं उस तारीख को हमें यहाँ लिखना पड़ेगा टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी 60,000 रुपए तो इसका बैलेंस रहा और ऐसे 1,10,000 में से इसमें 20,000 रुपए निकाल दिए तो इसका बैलेंस कितना बचेगा 90,000 रुपए का और हम यहाँ पर खाते को बंद कर देंगे। यहाँ पे खाता बंद होगा 70,000 रुपए से और यहाँ पर 1,10,000 रुपए से। ठीक है। तो देखा आपने स्थिर विधि में यदि हम
पूंजी खाता तैयार करते हैं तो पूंजी खाते में प्रारंभिक पूंजी शेष और साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी या निकाली गई पूंजी का लेखा करते हैं, ठीक है, और इस खाते को बैलेंस से बंद कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस खाते में कोई भी लेखा नहीं किया जाता। इसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जिस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है ठीक वैसे क्या बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। देखिए आप सेम प्रारूप होता है, बिल्कुल एक जैसा। इसका नाम देंगे अपन पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। वही कॉलम बनेंगे इसमें भी, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, एलएफ का कॉलम और अमाउंट के जितने साझेदार होंगे उतने अमाउंट के इसमें क्या बनेंगे, कॉलम्स बनेंगे। ऐसे ही वापस डेट का कॉलम, एलएफ का कॉलम और अमाउंट के कॉलम तैयार किए जाएंगे, ठीक है। दो भाग होते हैं इसके भी, वही डीआर और सीआर। यहाँ लिखेंगे अपन डेट, यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ पर एलएफ, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। जितने साझेदार होंगे उतने अमाउंट के कॉलम हो जाएंगे। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और ए और बी, ठीक है। तो जिस तरह से प्रश्न में आपको पूंजी खातों के शेष दिए हुए होते हैं उसी तरह से प्रश्न में कभी-कभी आपको चालू खातों के भी शेष दिए हुए हो सकते हैं। अगर आपको चालू खातों के भी प्रारंभिक शेष दे रखे हैं तो उसे हम लिखेंगे इधर 2019 1 अप्रैल को, ठीक है। अब जो चालू खातों के शेष होते हैं वो दो प्रकार के दिए हुए हो सकते हैं, एक जमा शेष और एक नाम शेष। अगर जमा शेष दे रखे हों तो उसे आपको यहाँ लिखना है बाय बैलेंस बीडी। मान लीजिए ए का जमा शेष दे रखा है आपको 20,000 रुपए का, तो यहाँ पर लिखना है आपको जमा शेष। जमा शेष का मतलब होता है सीआर बैलेंस। लेकिन यदि आपको बी का नाम शेष दे रखा है तो आपको नाम शेष को इधर न लिख के कहाँ लिखना है, इधर लिखना है और तारीख वही डालनी है 2019 और 1 अप्रैल। यह लिखना है आपको टू बैलेंस बीडी। और मान लीजिए इसका आपको 10,000 रुपए का क्या दे रखा है, डीआर शेष, तो 10,000 रुपए आपको लिखना है, ठीक है। तो अगर आपको साझेदारों के चालू खाते के जमा शेष दे रखे हैं तो उसे यहाँ इस तरफ लिखोगे सीआर साइड में, और नाम शेष दे रखे हैं तो आपको डीआर साइड में लिखना है, ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट तैयार किया जाता है लाभ हानि नियोजन खाते के आधार पर। लाभ हानि नियोजन खाते में हमने जो भी साझेदारों को चीज दी है उसका लेखा यहाँ करेंगे और साझेदारों से जो भी चीज ली है उसका लेखा यहाँ करेंगे, ठीक है। मान लीजिए साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया गया था तो यह लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ए का पूंजी का ब्याज लिखेंगे, बी का पूंजी का ब्याज लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए साझेदारों को सैलरी दी गई थी तो यह लिखेंगे बाय पार्टनर्स सैलरी, बाय पार्टनर्स सैलरी। तो सैलरी जो भी होगी वो यहाँ पर अपन लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर साझेदारों को कमीशन दिया जाता है तो यहाँ लिखेंगे बाय पार्टनर्स कमीशन। तो जो भी चीज साझेदारों को दी गई है उन समस्त चीजों का लेखा हमें यहाँ पर सीआर पक्ष में करना है, ठीक है। डीआर पक्ष में सबसे पहले हम लिखेंगे साझेदारों के आहरण। साझेदारों के आहरण यानी कि साझेदारों ने कुल मिलाकर कितने आहरण किए हैं, साल भर में कितने आहरण किए हैं उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये आपको प्रश्न में दिए हुए होंगे। और अगर इन आहरणों पे ब्याज लगाया है तो इसके नीचे इसका ब्याज लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये लीजिए सर, ठीक है। तो इधर साझेदारों का चालू खाते का प्रारंभिक शेष लिखते हैं, जमा शेष। इसके अलावा साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया गया हो तो उसे यहाँ लिखेंगे, साझेदारों को वेतन दिया गया है तो उसे यहाँ लिखेंगे। मान लीजिए वेतन केवल ए को दिया गया है तो केवल ए के खाते में लिखेंगे, और अगर बी को दिया गया है तो बी के खाते में लिखेंगे, दोनों को दिया गया है तो दोनों के खाते में लिखेंगे। इस तरह से कमीशन क्या लिखेंगे बाय पार्टनर्स कमीशन, ठीक है। कमीशन मान लीजिए ए को दिया गया है तो ए के खाते में हम कमीशन लिख देंगे, ठीक है। इसके अलावा जब हमने लाभ हानि नियोजन खाते को बंद किया था तो लाभ हानि नियोजन खाता या तो प्रॉफिट दिखाता है या लॉस दिखाता है।
तो लाभ हानि नियोजन खाते का प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो हम साझेदारों के पूंजी खाते में बांट देते हैं। तो अगर प्रॉफिट हुआ था तो प्रॉफिट को हम यहाँ पे लिखेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो भी साझेदारों को लाभ हुआ था वो लाभ हमने साझेदारों में बांटा होगा, तो ए को जो लाभ मिला उसे यहाँ लिख देंगे और बी को जो लाभ मिला उसे यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए लाभ ना होकर उस खाते में हानि हुई थी तो लाभ का लेखा इधर करते हैं, अगर हानि हुई है तो इसका लेखा डीआर पक्ष में करेंगे और यह लिखेंगे टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चाहे लाभ हो या हानि, अगर लाभ होता है तो वो भी हम साझेदारों में बांट देते हैं और हानि होती है तो वो भी साझेदारों में बांटते हैं। तो जिस साझेदार को जितनी हानि मिली है उसका लेखा हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, बस खाते का बैलेंस निकाल देंगे। अब यहाँ पे इस खाते का टोटल लगाएंगे और इस टोटल में से इसको डीआर साइड को लेस कर देंगे। डीआर साइड को लेस करने के बाद जो बचेगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2020 31 मार्च को और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। ठीक है, और जो भी बचेगा उसे हम यहाँ लिखकर खाते बराबर से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, तो आपने देखा स्थिर विधि में दो प्रकार के खाते तैयार करते हैं, एक साझेदारों का पूंजी खाता और एक साझेदारों का चालू खाता। पूंजी खाते में केवल साझेदारों के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष, पूंजी का आना और पूंजी का जाने का लेखा किया जाता है। इसके अलावा चालू खाते में हम चालू खाते के प्रारंभिक शेष, साझेदारों को मिलने वाला पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन और लाभों में हिस्से का लेखा करते हैं और इसके अलावा साझेदारों द्वारा वर्ष में किए गए आहरणों पर ब्याज और अगर हानि हुई हो साझेदारों को लाभ हानि नियोजन खाते में तो उस हानि का लेखा करते हैं। लास्ट में इसका टोटल लगा लेते हैं और टोटल में से हम डीआर पक्ष को जो लेस करते हैं तो जो बैलेंस आएगा उसमें लिखते हैं टू बैलेंस सीडी के नाम से। ठीक है, बच्चों अब हम पढ़ेंगे परिवर्तनशील विधि से पूंजी खाता तैयार करना। तो आपको बी जो विधि है वो है परिवर्तनशील विधि, परिवर्तनशील विधि। ठीक है, जैसा कि आपको पूर्व में बताया जा चुका है कि परिवर्तनशील विधि में केवल एक ही खाता तैयार किया जाता है, वो होता है साझेदारों का पूंजी खाता। उस खाते में हम समस्त व्यवहारों का लेखा दर्ज करते हैं। तो देखो हम तैयार करते हैं साझेदारों का पूंजी खाता। डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट के जितने साझेदार होंगे उतने अमाउंट के कॉलम बनेंगे। डेट पर्टिकुलर एलएफ और जितने साझेदार होंगे उतने अमाउंट के कॉलम बनेंगे। इसको कहेंगे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डीआर सीआर। ये होगा डेट पर्टिकुलर एलएफ ए बी, डेट पर्टिकुलर एलएफ ए और बी। ठीक है, तो जैसे हमने स्थिर विधि में बनाया था ठीक वैसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले साझेदारों के प्रारंभिक पूंजी शेष लिखे जाएंगे जो प्रश्न में दिए हुए होंगे आपको। तो प्रारंभिक पूंजी शेष हम लिखेंगे 2019 1 अप्रैल के, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। मान लीजिए इसका 50,000 रुपए का शेष दे रखा है, इसका 80,000 रुपए का आपको शेष दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर साझेदारों ने पूंजी लगाई है निकाली है तो उसका लेखा भी इसमें किया जाएगा। मान लीजिए 1 अक्टूबर को इसने पूंजी लगाई है बाय कैश, कैश की जगह आप बैंक भी लिख सकते हो, बाय कैश इसने लगाया मान लीजिए 20,000 रुपए। ठीक है, और 1 दिसंबर को टू कैश, बैंक भी लिख सकते हो आप। बी ने निकाले मान लीजिए 10,000 रुपए। तो पूंजी लगाने और निकालने का लेखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किया जाएगा। लेकिन परिवर्तनशील विधि में चूंकि एक ही खाता बनाया जा रहा है इसलिए जो हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट में लेखे किए थे वो सारे लेखे भी किसमें किए जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किए जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया गया है तो यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो भी इनका पूंजी पर ब्याज बनता है वो पूंजी पर ब्याज लिख देंगे। इसके अलावा साझेदारों को अगर वेतन दिया गया है तो लिखेंगे बाय पार्टनर्स सैलरी
जो भी सैलरी बनती है साझेदारों की वो लिख देंगे। इसके अलावा कमीशन दिया गया है, लिखेंगे बाय पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, जो भी कमीशन बनता है कमीशन लिख देंगे। इसके अलावा साझेदारों ने अगर आहरण किए हो तो यहाँ लिखेंगे 2 ड्राइंग्स। साझेदारों के साल भर में किए गए आहरण लिख दिए जाएंगे। और अगर उन आहरणों पे ब्याज दिया गया है प्रश्न में तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को यहाँ मेंशन कर देंगे। इसके अलावा लाभ हानि नियोजन खाते का लाभ और हानि जो भी साझेदारों में बांटा गया था, अगर लाभ हुआ था तो उसे यहाँ पर मेंशन करेंगे। इस तरीके से यहाँ लिखेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन का जो भी शेष बचा था पूंजी पर ब्याज वेतन कमीशन बोनस देने के बाद जो शेष बचा था उसे हम साझेदारों में बांट देते हैं उनके लाभ विभाजन अनुपात में। तो जो इनको मिला उसका लेखा यहाँ करेंगे। मान लीजिए हानि हुई होगी तो हानि का लेखा इधर करेंगे टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हानि को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और अब इस खाते को हम क्या करेंगे, बैलेंस से बंद कर देंगे। इधर का टोटल लगाएंगे अपन, देखिए आप यहाँ का टोटल लगाएंगे और इसके टोटल में से एक के टोटल में से ए का डीआर साइड का बैलेंस लेस कर देंगे और बी के टोटल में से बी के डीआर साइड का टोटल लेस कर देंगे। ठीक है, और जो बैलेंस निकलेगा वो लिखेंगे हम 2020 31 मार्च को और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी और जो भी बैलेंस निकलेगा उसे यहाँ पर मेंशन करके खाते को बंद कर देंगे। ठीक है, तो आपने देखा परिवर्तनशील विधि में केवल एक ही खाता तैयार किया जाता है और इस एक ही खाते में यानी कि साझेदारों के पूंजी खाता जिसको अपन कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही प्रारंभिक पूंजी का लेखा, साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी या निकाली गई पूंजी का लेखा, इसके अलावा हम साझेदारों को पूंजी पर ब्याज वेतन कमीशन लाभ आहरण और आहरणों पर ब्याज का लेखा भी साझेदारों के पूंजी खाते में ही कर देते हैं। लास्ट में हम टोटल लगा के बैलेंस निकाल लेते हैं और बैलेंस को लिखते हैं टू बैलेंस सीडी के नाम से। इस विधि को कहते हैं अपन परिवर्तनशील विधि। प्रश्न में यदि नहीं कहा जाए कि कौन सी विधि अपनानी है तो हमेशा इसी विधि से हमें सवाल को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है।